हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 6 जो समानुपात है, मैं उसमें जो है अभ्यास 8.1 का 3 क्वेश्चन में बता दिया था। आज मैं आपके सामने जो है चौथा क्वेश्चन लाया हूँ। आइए मैं कैसे बता रहा हूँ कैसे कि चौथा क्वेश्चन आपका लगाया जाएगा। देखिए समझिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में, जो नीचे दिया गया निम्नलिखित में चौथा पद बताइए। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा। इसी चौथा पद को बताना है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए कह रहा है ना कि 6:5 समानुपात है। ये 48 अनुपात इसके। हम देख रहे हैं कि ये जो दो संख्या है ये समानुपात में है, किसके? 48 और इसके समानुपात में। तो हम जानते हैं कि अगर तीन संख्या या चार संख्या हो, अगर समानुपात में हो तो उनके अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि 6:5 समानुपात है 48 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चौथा पद निकालना। तो समानुपात का मतलब ये होता है कि ये दोनों अनुपात क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 6:5 बराबर। ये समानुपात मतलब होता है बराबर, बराबर है 48 अनुपात। चार संख्याएं समानुपात में तभी कहलाती हैं जब इनके अनुपात क्या हो? आपस में बराबर हो। तो देखिए अनुपात मतलब होता है, बटा कर दीजिए, 6/5 हो जाएगा बराबर 48 बटे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। हमें चौथा पद निकालना है। अब देखिए ऊपर से अगर कट रहे तो काट दीजिए, 6 कम 6, 6 48 हो गया। तो यहाँ बच्चा ऊपर 1/5 बराबर 8 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अब तिरछा गुणा करिए, प्रश्नवाचक का गुणा 1 में होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और 5 का गुणा 8 में होगा तो आ जाएगा 40। तो अतः चौथा पद हो जाएगा, अतः चौथा पद जो होगा बराबर 40 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का मान 40 आया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो चौथा पद है वो क्या है? 40 है। इसी प्रकार मैं दूसरा बता रहा हूँ, बी बता रहा हूँ। ये ए का हल है, ये पहले ए का हल है। किसका हल है? ए का। अब देखिए हल नंबर बी। अब बी का हल समझ लीजिए। कह रहा है 30:50 समानुपात में है 105 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब ये चौथा पद क्या करना? निकालना है। तो सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, 30:50 समानुपात में है 105 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर जब समानुपात में है तो हम कह सकते हैं कि 30:50 मतलब इन दोनों का जो अनुपात रहेगा वो बराबर है 105 अनुपात के। इसके बाद हम कह सकते हैं 30 अनुपात है, जिसे हम बटे 50 कह सकते हैं। अनुपात मतलब होता है बट्टा, बराबर 105 अनुपात मतलब होता है बट्टा प्रश्नवाचक। अब देखें यहाँ से ये कट गया। इसके बाद 3 1 कम 3 होता है, 3 3 9, एक हाथ से 3 बचे 15। तो बचा यहाँ पर 1/5 बराबर 35 बटे प्रश्नवाचक। अब तिरछा गुणा करिए, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर हो जाएगा 5 × 35। अब आप गुणा करके देख सकते हैं, 50 25 हो गया, 2 हासिल, 5 दिया 15, 2 17, 150। इस तरह से चौथा पद जो आ गया, जो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान जो आ गया वो 175 आ गया। तो कह सकते हैं अतः चौथा पद बराबर हो जाएगा 175। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और मैं जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो कहते हैं ना कि जब इरादे अच्छे हो तो मंजिल मिलना तो आसान ही रहता है। पथ की चिंता ना करो, केवल आप चलते ही जाइए। तो इसलिए कहते हैं हम कि आप केवल इसको अच्छे से समझिए, और जहां दिक्कत हो कमेंट करते रहिए, और बाकी जो है चैनल को आप सब सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे कि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन रहेगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा आपके पहले सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए अब मैं जो आपको सी बताना है ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, सेम ऐसे करना है। देखिए इसमें बराबर लग गया, इसमें बराबर नहीं था, लेकिन ये समानुपात मतलब बराबर ही होता है। बाद में मैंने बराबर भी किया कि नहीं, तो ये ऊपर वाला ना लिख के नीचे वाला लिख दिया, बराबर कर दिया। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
इसके बाद मैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपके सामने जा रहा हूं बताने। देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यदि 48 कामा x कामा 12 विस्तृत समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये किसमें है? विस्तृत समानुपात में। तो चूंकि 48 कामा x कामा 12 विस्तृत समानुपात में है, इसलिए जब विस्तृत समानुपात में है तो हम कह सकते हैं जो बीच वाली जो x है इसको हम दो बार इस तरह से लिख सकते हैं, 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 12। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर तीन संख्याएं विस्तृत समानुपात में हो, इसी विस्तृत को हम माध्य समानुपात भी कहते हैं। विस्तृत को क्या कहते हैं? माध्य समानुपात। तो अगर तीन संख्याएं विस्तृत समानुपात में हो या माध्य समानुपात में हो तो इसको हम जो है अगर समानुपात में इस तरह लिखेंगे मैथमेटिकल कंसेप्ट से, मैथमेटिकल के द्वारा, तो ऐसे लिखेंगे कि 48 अनुपात x समानुपात इसी बीच वाली संख्या को दो बार ऐसे लिखेंगे, उसके बाद अनुपात लगाएंगे 12। और हम जानते हैं एक फार्मूला हम जानते हैं कि क्योंकि ये चारों संख्याएं जो है समानुपात में है तो हम कह सकते हैं कि जो बाह्य पद होते हैं, देखिए इस जो है इस अनुपात, ये समानुपात है ना, इसका ये पहला पद है और अंतिम पद है ये बाह्य पद है, और ये जो बीच वाला है दोनों है इसे मध्य पद कहते हैं। तो जब कोई चार संख्याएं समानुपात में हो तो हम कह सकते हैं कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों की गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? एक कंसेप्ट है कि जब चार संख्याएं समानुपात में हो तो हम कह सकते हैं कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो बाह्य पद यही 48 है और 42, 48 और 12 है, तो बाह्य पद आपका 48 गुणे 12 हो गया बराबर, और मध्य पद है x गुणे x। अब देखिए 48 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 3 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं नहीं? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 गुणे 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 दूनी 12 बराबर x स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? मैं इन सबका गुणनखंड कर दिया। 48 को हम लिख सकते हैं 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, और 12 को लिख सकते हैं 2 3 6 दूनी 12। अब देखिए स्क्वायर जब इधर आएगा, ये स्क्वायर जब इधर आएगा ना तो ये सभी किसमें हो जाएंगे? कर्णिम हो जाएंगे, वर्गमूल में 2 गुणे, अब इसको मैं सही तरीके से लिख दूं, पहले जितना 2 है मैं पहले उसे लिख दूं। गुणा में तो क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है ना, आप आगे पीछे चाहे तो संख्या लिख सकते हैं। तो जितना 2 है पहले उसको मैं लिख रहा हूँ। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 गुणे 2 2 6 बार ऐसे लिख दीजिए। 3 5 1 6, इसके बाद 3 है ना, 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 गुणे 3। देखिए 6 मतलब 2 6 बार आएगा कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जब वर्गमूल में क्या होता है कि समान गुणनखंड का पेयर बनता है, जोड़ा। देखिए इसका जोड़ा बना, फिर इस 2 का जोड़ा बना, फिर इस 2 का जोड़ा बना, फिर 3 का जोड़ा बना। तो जो जोड़ा बनता है ना समान गुणनखंडों का, उसमें से वर्गमूल से जब हटाते हैं, वर्गमूल जब किसी संख्या को निकालते हैं तो जो जोड़ा बनता है पेयर, उसमें से एक एक गुणनखंड क्या करते हैं? उतार लेते हैं। तो देखिए 2 का जोड़ा बना है तो इसमें से एक गुणनखंड 2 उतारेंगे, फिर इसमें भी 2 का जोड़ा बना है इसमें से 1 उतारेंगे, फिर इसमें से 2 का जोड़ा बना है इसमें से 1 उतारेंगे, इसमें 3 का जोड़ा बना है 3 उतारेंगे, बराबर x हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया, तो x बराबर 24। यही x का मान हमें निकालना था। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम 5वें जैसा ही ये क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं 5वां बताया हूं सेम ऐसे ही 6वां है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, HW रहेगा, इसे मैं नहीं बताऊंगा।
एच डब्ल्यू रहेगा ना। आप सब इसे करिएगा, जहां दिक्कत होगा हम बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां। मैं जा रहा हूं सातवां बताने। सातवां कह रहा है 16 व 64 का माध्य समानुपाती बताइए। माध्य समानुपाती, माध्य समानुपाती बताइए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि 16 और 64 का माध्य समानुपाती क्या होता है। ये होमवर्क है, मैं जरूर आप सबसे पूछूंगा ना। आप सब जो है जिनका आंसर आ जाएगा वो हम मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे, आंसर बता देंगे कितना आया। अब मैं सतवां बताऊंगा आपको सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है कि 16 और 64 का माध्य समानुपाती बताइए। तो मैं बताया हूं कि माध्य समानुपाती निकालने के लिए एक फार्मूला बता दे रहा हूं कि किसी भी दो संख्या का अगर माध्य समानुपाती निकालना हो तो आप उन दोनों संख्याओं का क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के बाद जो आए वही माध्य समानुपाती हो जाएगा। जैसे देखिए 16 व 64 का जो माध्य समानुपाती होगा, माध्य समानुपाती इक्वल टू होता है, आप क्या करिए इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल लीजिए। 16 गुणे 64, इन दोनों के गुणनफल का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना मैं बताया था, इनका इसे गुणनखंड करिए। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 दूनी 4, देखिए 16 लिखना है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और 64 को लिख सकते हैं आप, इसका भी गुणनखंड कर लीजिए इस तरह से, या आप इस तरह कर दीजिए 8 गुणे 8, 8 का 64 कर लीजिए इस तरह से। अब देखिए इसमें 2 का पेयर बन रहा है, इसमें इस 2 का पेयर बन रहा है, इसमें 8 का पेयर बन रहा है। तो जो पेयर बनता है वर्गमूल में उसको हम साथ में से निकाल लेते हैं, उनका एक उसमें से एक गुणनखंड निकाल के वर्गमूल निकाल लेते हैं। 8 का पेयर बन रहा है, 8 निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4, 8 तो 32 हो गया इसका आंसर। तो 16 व 64 का माध्य समानुपाती कितना है, 32 आ गया। इसके बाद मैं जो है आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:4 है। यदि खेत की लंबाई 140 मीटर हो तो चौड़ाई क्या कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि जो अनुपात होता है किसी भी दो संख्या का या लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो अनुपात जो होता है ये सरलतम मान होता है, मतलब सबसे छोटा मान होता है। जो लंबाई चौड़ाई है इसका मतलब और बड़ा मान हो रहा होगा, उसे काट पीट के छोटा किया गया है, तो उसी बड़े मान को निकाला जाएगा कि मतलब इसका बड़ा मान क्या होगा। तो बड़ा मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अनुपात दिया है उसमें यक्स का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मतलब इसमें जो है किसी संख्या का गुणा हुआ था, जिससे कि जो है ये बड़ा मान आया था लेकिन काट के छोटा कर दिया गया है। तो हम ये पता करेंगे कि कितना छोटा किया गया, मतलब कितना काटा गया, किससे काटा गया किस संख्या से, वही पता करना है। उसके बाद उसी का गुणा कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में यक्स का गुणा करेंगे। तो मान लेंगे सॉल्यूशन में ये वास्तविक मान नहीं है, ये तो सरलतम मान है ना। ये लंबाई चौड़ाई का एकदम सरलतम मान होता है। किसी भी दो मतलब संख्याओं का जो मतलब अनुपात होता है वो सरलतम मान होता है, मतलब छोटा मान होता है। तो मैं इसका देखूंगा कि मतलब वास्तविक मान क्या रहा होगा। तो इसको निकालने के लिए मान लेंगे, मानना खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 7x व 4x है। इसलिए अब क्या दिया है लंबाई, दिया है कितना, दिया है लंबाई 140 मीटर। लंबाई इसमें क्या है 7x है ना, मतलब 7x बराबर कितना दिया है 140 मीटर। जो लंबाई दिया है 7x उसका मान कितना है 140 मीटर। कह रहा है कि जो खेत की जो लंबाई है खेत की वो 140 मीटर है, अर्थात जो हम 7x माने हैं वह उसका मान कितना है 140 के बराबर है। तो हम x का मान निकालेंगे, बीच में गुणा है ना, बीच में क्या गुणा है, तो x बराबर हो जाएगा 140/7 मीटर। तो काटेंगे 7 दूनी 14 हो गया,
7 दूनी 14, उसके बाद ये 0 है आगे वाला, तो हो जाएगा 20 मीटर। तो x बराबर 20 मीटर। लेकिन हमें निकालना है चौड़ाई, निकालना है, क्या निकालना है? चौड़ाई। तो चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई कितना हम माने हैं? चौड़ाई माने हैं 4x ना, चौड़ाई बराबर कितना है? 4x। तो 4 गुणे x बराबर कितना है? 20। तो 80 हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा चौड़ाई। ये आंसर हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप सब ना। इसके बाद मैं इसे मिटा के 9वां क्वेश्चन जो लिखा हूँ उसका मैं हल बताऊंगा। देखिए 9वां को क्वेश्चन, 9वें का सॉल्यूशन देखिए। 9वें का कह रहा है कि एक समय पर एक पेड़ की छाया 15 मीटर, कोई पेड़ है, मान लीजिए इस तरह से मैं पेड़ बना दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए कोई पेड़ है ना, पेड़ है, इसकी जो छाया है ना, कोई समय है, किसी समय, एक समय पर कोई समय था, उस पर जो पेड़ की जो छाया है, इस पेड़ की जो छाया है वो कितने मीटर तक बन रहा है? पेड़ की छाया 15 मीटर तक। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, मतलब जो छाया बन रहा है इसी पे बन रहा है, मतलब 15 मीटर तक इसकी छाया बन रहा है। और उसी समय एक खंबा है, यहीं कहीं मान लीजिए खंबा, मान लीजिए इस तरह से मैं खड़ा कर दे रहा हूँ खंबा ना, इस तरह से खंबा मैं खड़ा कर दे रहा हूँ। इस खंबे की जो छाया है वो 2 मीटर है। इस खंबे की जो छाया बन रहा है यहाँ पर, इस तरह से खंबे की जो छाया बन जा रहा है वो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर बन रहा है, 2 मीटर बन रहा है। तो यदि खंबे की लंबाई कितना दिया? 6 मीटर है। ये जो खंबा है ना, इसकी लंबाई दिया है 6 मीटर। खंबे की लंबाई कितना दिया? 6 मीटर। मतलब 6 मीटर लंबाई का जो खंबा है ये क्या है? खंबा। मतलब 6 मीटर लंबाई का जो खंबा है उसकी छाया 2 मीटर बन रहा है। तो आपको बताना है कि पेड़ की लंबाई बताइए। ये जो पेड़ है ना, इसकी लंबाई बताना है, इसका हाइट बताना है, कितना है, मतलब लंबाई मतलब हाइट इसका बताना है, कितना मतलब ऊंचा है ये। तो देखिए मैं बताऊं आपको कि इसमें क्या दिया है, कुछ दिया है ना, इन दोनों में रिलेशन दिया है। इन दोनों में रिलेशन ये है कि 6 मीटर खंबा की छाया जो है 2 मीटर बन रही है। तो हम पता करेंगे कि 1 मीटर खंबे की छाया कितना बनेगी। तो जब हमें 1 मीटर मालूम हो जाएगा तो हम 15 मीटर जो है पेड़ की जो छाया है 15 मीटर, इसका मान हम निकाल लेंगे। क्योंकि हमें 15 मीटर छाया की जब हम 15 मीटर छाया का जब हम मान निकालेंगे तो हमें जो मिलेगा वो पेड़ की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए इसे लिखिए, चूंकि 2 मीटर खंबे के छाया की लंबाई कितना है? 6 मीटर से लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि इसमें दिया है कि 2 मीटर की छाया बन रहा है। खंबे की जो छाया है वो 2 मीटर है। मतलब 2 मीटर जो खंबे की छाया बन रहा है वह खंबे की लंबाई को 6 मीटर बता रहा है। तो लिख दीजिए कि चूंकि 2 मीटर छाया में खंभे की लंबाई बराबर है 6 मीटर। 2 मीटर छाया में खंभे की लंबाई कितना है? 6 मीटर है। इसलिए 1 मीटर छाया में खंभे की लंबाई क्या होगी? जब 2 मीटर छाया में खंभे की लंबाई 6 मीटर है, तो अगर 1 मीटर छाया बनेगा तो उसमें खंभे की लंबाई कितना होना चाहिए? तो 1 मीटर छाया में खंभे की लंबाई कम होना चाहिए ना। अब कम कैसे होगा? भाग किया जाएगा। तो इस 6 मीटर में हम भाग करेंगे 2 मीटर से। तो इस तरह से हम भाग करेंगे 2 3 6, 2 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 3। तो 3 आ गया, मतलब 1 मीटर छाया में खंभे की लंबाई कितना है? 3 मीटर मान लीजिए ना, 3 मीटर है। तो अब हमें पता करना है कि जो पेड़ की जो छाया है 15 मीटर है, तो 15 मीटर छाया में मतलब कितना जो है लंबा पेड़ होना चाहिए। इसलिए आता है जब 1 मीटर छाया में खंभे की लंबाई 3 मीटर है, मतलब 1 मीटर अगर छाया है तो कोई भी वस्तु हो तो उसकी लंबाई कितना बता रहा है? 3 मीटर है। तो
तो 15 मीटर अगर छाया बनेगा तब किसी वस्तु की लंबाई कितनी होगी, मतलब पेड़ की लंबाई कितनी होगी। अतः 15 मीटर छाया में पेड़ की लंबाई क्या होगी, क्योंकि 15 मीटर छाया बन रहा है पेड़ का, तो 1 मीटर अगर कोई छाया बन रहा है तो वह 3 मीटर लंबाई के बराबर है। तो 15 मीटर छाया में कितना बराबर होगा, तो 15 का गुणा कर लीजिए 3 से, तो 15 दिया 45 मीटर, तो 45 मीटर हो जाएगा। तो अतः है पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, अतः पेड़ की लंबाई बराबर 45 मीटर हो जाएगी। यही हमें निकालना था। तो हम कह सकते हैं कि जब पेड़ जो होगा 45 मीटर ऊंचा होगा तभी जाके जो है उसका छाया 15 मीटर बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब अच्छा लगा होगा, सब समझ में आ गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप सभी को देखने के लिए, मेरा चैनल देखे हैं आप, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं आपको। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही आप अपना स्नेह उस पर दर्शाया करिए, और आगे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।